बच्चों नीट लाइक प्रॉब्लम की जो पहली वीडियो थी आपने उसको बहुत पसंद किया है ना। तो हम लोग अगले वीडियो पे चल रहे हैं AITS 7 के जो 26 प्रीमियम क्वेश्चन है उनको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि नीट में खूब पूछा भी जा रहा है सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़े क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाई नीट का जो रीनीट 2026 का पेपर है थोड़ा सा टफ आएगा। तो चलिए देखते हैं। द स्किन कलर कंट्रोल बाई 3 जीन्स ABC विद एडिटिव इफेक्ट। अब करें कि ये क्रॉस कराया गया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्रोजेनी विल हैव फिनोटाइप लाइक दिस। अब अगर ये क्रॉस आप बनाने लगे तो फिर 10 मिनट निकल जाएगा, तो आपको तरीका सीखना है। तरीका क्या है? देखो यहाँ पर 3 जीन है, मतलब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बनेगा। और ट्राई हाइब्रिड में आपसे पूछा कि ऐसे कितने होंगे अगर हम इन दोनों का क्रॉस करें, मतलब ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जो प्रोजनी बनेंगी वो कुछ ऐसे बनती है, 4n फॉर्मूला लगाते हैं। n इज द नंबर ऑफ जीन, यानी 4 to the power 3 ये हो जाएगा टोटल 4 into 4 into 4, यानी टोटल 64 प्रोजनी होगी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 4 की पावर n लगा, n मतलब मोनो हाइब्रिड में 1 लिखेंगे यानी 4 प्रोजनी बनते हैं। डाई हाइब्रिड में 4 की पावर 2 यानी 16 प्रोजनी बनते हैं। और ट्राई हाइब्रिड में 64 प्रोजनी बनेंगे। अब अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस को याद करिए तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो 4 प्रोजनी बनते हैं, ऐसे अगर आपने किया होगा वो स्टेम हाइट वाला है ना, इस तरीके से। तो यहाँ कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी ये जो कैपिटल टी वाले हैं वो एक बन रहे हैं 4 में से 1/4। अगर डाई हाइब्रिड आपको याद हो तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई ये 16 में से एक बन रहा था 1/16। तो इसका मतलब है कि आप देखो यहां पर चारों अलील डोमिनेंट हैं, तो ये एक ही बनेगा कितने में से? 64 में से। बस हो गया सब। पूरा इसको निकालोगे 64 आप पनेट स्क्वायर बनाओगे ना, तो बहुत टाइम लगेगा, आप करके देखना। तो तरीके से हम लोग इसको करेंगे जो मैंने आपको बताया। कहा मिनिमम हाउ मेनी tRNAs आर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज ऑल द 61 सेंस कोडॉन। 64 टोटल कोडॉन होते हैं जिसमें 3 नॉनसेंस या स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो आपसे कहा 61 कोडॉन के लिए कितने tRNA चाहिए। तो देखो 61 कोडॉन है 20 अमीनो एसिड के लिए, और एनसीईआरटी ने लिखा कि एक अमीनो एसिड का एक tRNA होता है। तो अगर 20 अमीनो एसिड है तो इसका मतलब 20 tRNA कम से कम आपको चाहिए। 20 tRNA सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी 64 लगाए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फर्टिलाइजेशन के समय कौन कहां शुरू करेंगे हम लोग? तो देखो सबसे पहले तो पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन जर्मिनेट करेगा। पॉलन जर्मिनेट करने के बाद पॉलन ट्यूब एंट्री होगी। पॉलन ट्यूब एंट्री के बाद सिनगेमी होगी और फिर ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। तो इसका मतलब सीक्वेंस क्या बना? डी से शुरू करोगे, डी बी डी बी ई ए सी, ये आ जाएगा करेक्ट सीक्वेंस। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब ये स्टेप पीसीआर, और पीसीआर नीट 26 में भी सवाल आया था। तो डिनेचुरेशन, फिर एनिलिंग और उसके बाद एक्सटेंशन आ जाएगा। तो यानी यहां पर आ जाएगा BCA सेकंड ऑप्शन हो। डॉक्टर हरिओम गंगवार इज अ बॉटनिस्ट, ही इज एक्सपेरिमेंटिंग विद रोज प्लांट, ही स्टार्टेड विद 40 प्लांट, after a year 20 more plant were added through reproduction but also 10 plant died during the experimentation, which of the following statement are not correct। अब ये जो सवाल है ये बर्थ और डेथ रेट निकालने के लिए। तो देखो बर्थ रेट अगर निकालना है तो बर्थ रेट इज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल। चेंज, पहले कितने प्लांट थे? 40 ओरिजिनल हैं, 20 प्लांट ऐड हुए रिप्रोडक्शन के द्वारा, यानी बर्थ रेट में बढ़ गए कितने? 40, सॉरी 20, और ओरिजिनल है 40, यानी ये हो जाएगा पॉइंट, ये कट कर दोगे 0.5। ठीक है, ये आ गया बर्थ रेट। डेथ रेट में कितने मर गए? 10 मर गए। चेंज, ओरिजिनल कितना है? 40, ये निकालोगे तो आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है बर्थ रेट हो जाएगा, बर्थ रेट इज 0.5 एंड डेथ रेट हो जाएगा 0.25। लेकिन आपसे पूछा नॉट करेक्ट, तो इसका मतलब बी और डी नॉट करेक्ट हो जाए। ये भी ध्यान देना है, बी और डी नॉट करेक्ट, क्योंकि होता कि एग्जाम में कि हमने ये सही निकाला और फिर हमने सही देख के ए और सी पता चला, हमने लगा दिया, ये ऑप्शन दिया भी, लेकिन पूछा है कौन से सही नहीं।
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में कहां शुरू करते हैं, ग्लूकोज का फास्फोराइलेशन सबसे पहले होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पीजीएल, पीजीएल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, पीजीएल नहीं पीजीएल नहीं, फॉर्मेशन क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, जिससे ट्रायोज फॉस्फेट बनेगा, पीजीएल है ना, और पीजीएल बनने के बाद एटीपी जनरेशन होगा और लास्ट में पायरुवेट बन जाएगा। तो यानी यहां पर बी आ जाएगा, बी के बाद डी आ जाएगा, बी डी ई सी ए, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड बाय सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ऑफ 1 ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट मतलब डायरेक्ट, तो यहां पर 4 एटीपी का डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है, 4 एटीपी डायरेक्टली बनती, सिंथेसाइज पूछा है, डायरेक्टली सिंथेसाइज। गेन पूछेगा अगर यहां पर नेट गेन, तब 2 एटीपी का होता है, क्योंकि 2 एटीपी इनमें से खर्च हो जाती हैं, लेकिन आपसे पूछा सिंथेसाइज कितनी हो रही है, तो 4 करोगे, ध्यान देना है थोड़ा सा। इफ रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ लीफ इज 5% पर डे एंड इनिशियल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द एरिया आफ्टर 2 days। तो इसको कैसे निकालोगे, देखो आपसे कह रहा है कि पर डे लीफ 5% बढ़ रही है, इनिशियल एरिया दे रखा, तो अगर इनिशियल आप एक दिन के बाद निकालो, 2 दिन के बाद पूछा तो एक दिन के बाद क्या हो जाएगा, एक दिन के बाद हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था और 5% बढ़ रहा, तो इसका 5% निकाल लो, तो 5% अगर इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गया एक दिन में, और इनिशियल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था और 0.5 बढ़ गया, नहीं ये 10.5 हो जाएगा एक दिन के बाद। अब दूसरे दिन के बाद अब जो एरिया हो गया 10.5, तो अब इसका 5% डेली बढ़ रहा है पर डे, तो इसका फिर 5% आप निकाल लो, है ना। अब ये 5% आप निकालोगे यहां पर, तो ये 5 हो जाएगा 20, तो 10.5 अपॉन 20, ठीक है, तो पॉइंट लगा दोगे, 0 बढ़ जाएगा, यानी 20 से हम 105 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 20 पंचे 100, ठीक है, 20 पंचे 100 हो जाएगा, फिर यहां पर 5 बचा, ठीक है, 0.5 0, 20 दूनी 40, 10, 20 पंचे 100, 0.525, ये और बढ़ गया दूसरे दिन, और इनिशियल हमारे पास यहां पर 2 दिन के बाद पूछा है, तो एक दिन के बाद 10.5 हो गया था, इतना और बढ़ गया, तो 10.5 में आप और ऐड कर दो 0.525 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा कितना 5 to 11.025, ये पहला ऑप्शन। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको रिलेटिव ग्रोथ रेट और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट बताई गई है, और उस पर एक लीफ का आपको डायग्राम भी दिया गया होगा, ध्यान अगर दिया होगा, एक 5 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, एक 50 से 55 हो जाता है, वहां पर एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ के बारे में बात की गई है ना, तो यहां पर उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, अब ये भी बढ़िया सवाल, यहां देखो 3 स्टेप में नहीं दिया है, डिनेचुरेशन से शुरू करोगे, डिनेचुरेशन के बाद एनिलिंग, एनिलिंग के बाद एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के बाद क्या हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, और फिर रिपीटेड साइक्लिंग। तो यानी करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा ए सी डी, ए सी डी बी ई, ए सी डी बी ई, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। इफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2000 वाज 1 बिलियन एंड ग्रोथ रेट 1.7%, व्हाट वाज इंक्रीज इन 1 ईयर। एक साल में पूछा आपसे और ग्रोथ रेट आपको 1.7% दे रखा है, तो 1 बिलियन और 1.7% आपको निकालना है, तो 1.7 बाई 100 परसेंटेज में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1 बिलियन मतलब 10 to power 9 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाई 100,
यानी ये हो जाएगा आपका 2 जीरो यहाँ से माइनस कर लो तो 1.7 और इसको 17 अगर कर दें तो 3 जीरो मतलब 17 इंटू 10⁶, यानी 17 मिलियन हो जाएगा, 17 मिलियन, ये होगा 17 मिलियन। तो एक साल में जो इंक्रीज होगा वो 17 मिलियन, इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। 1.7% आपको कैलकुलेट करना है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग लैक ऑपेरॉन एक्टिवेशन। लैक ऑपेरॉन, तो लैक ऑपेरॉन में सबसे पहले क्या होता है, लैक ऑपेरॉन में अगर एक्टिवेशन की बात करें तो जो लैक्टोज है बेटा ना, ये लैक्टोज जो है ये लैक्टोज काम करता है इंड्यूसर की तरह, लैक्टोज या एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल इंड्यूसर की तरह काम करता है। तो सबसे पहले यहां पर क्या होगी, लैक्टोज एंटर करेगा, लैक्टोज रिप्रेशर से बाइंड करेगा जिससे रिप्रेशर इनएक्टिव हो जाएगा। रिप्रेशर के इनएक्टिव होने की वजह से ऑपरेटर फ्री हो जाएगा, क्योंकि अब रिप्रेशर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अब यहां पर स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा और एंजाइम की सिंथेसिस हो जाएगी। यानी यहां पर हो जाएगा CBDA, CBDAE, करेक्ट ऑप्शन होगा 4। इन मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 फिनोटाइप रेशियो 9331, ये तो पता है। इफ 1600 प्लांट इन F2 हाउ मेनी आर रिकॉम्बिनेंट टाइप। देखो 9331 का जो रेशियो आता है, इसमें जो बीच में 6 होते ही रिकॉम्बिनेंट होते हैं और बाकी 9 और 1 10 होते हैं पेरेंटल टाइप। तो अगर हमें पता है कि 6 16 में से रिकॉम्बिनेंट और हमें 1600 प्लांट दे रखा है, तो सीधे सीधे आप डिवाइड कर लो, ये 100 और 100 गुणे 6 600 हो जाएगा, 600 रिकॉम्बिनेंट। यानी पेरेंटल टाइप अगर निकालना होता तो 10/16 कर लेते, क्योंकि 10 यहां पर पेरेंटल, 10/16 गुणे 1600 यानी 1000 आ जाता। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एरेशन, एयर पंप करते हैं। एरेशन के बाद, एरेशन जब होता है तो एरेशन होने की वजह से फ्लॉक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फ्लॉक फॉर्मेशन होने की वजह से रिडक्शन होता है बीओडी का, जिसकी वजह से बीओडी जब कम हो जाता है तो हम सेटल कराते हैं फ्लॉक्स को, जिससे एक्टिवेटेड सेल्स बनता है। यानी करेक्ट सीक्वेंस क्या बन जाएगा, सी के बाद ए आ जाएगा, ए के बाद ई आ जाएगा, ई के बाद डी आ जाएगा और डी के बाद बी आ जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर इस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ हिस्सा हम लोग एरेशन टैंक में भेजते हैं इनोकुलम के रूप में, और ज्यादातर पार्ट एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेजते हैं। तो सब एनसीईआरटी में दिया हुआ, एनसीईआरटी के बाहर में कोई बात कर नहीं रहा हूं यहां पर। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कठिन है तो एनसीईआरटी के बाहर के, नहीं है, सब एनसीईआरटी के सवाल यहां पर। अगला देखिए, बीटी कॉटन कह रहा है इफ 1 एकड़ नीड 450 ग्राम सीड बीटी कॉटन के एंड प्रोटीन क्राई 1AC 1.5% ऑफ सीड वेट, हाउ मच क्राई प्रोटीन पर एकड़। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, सिंपली 1 एकड़ में आपको पता है कि भैया इतने सीड यूज हो रहे हैं 1 एकड़ में, तो आपसे पूछा कि कितनी प्रोटीन यूज होगी, तो प्रोटीन का हमें दिया ही कि प्रोटीन का जो वेट है 1.5%, तो 450 का केवल हमें 1.5% ही तो कैलकुलेट करना है। ये 0 से 0 उड़ा दो, है ना, और ये हो जाएगा 4.5 इंटू 1.5, ये मल्टीप्लाई कर लो आप। तो 15, 15 25 75 और 15 चौको 60, तो 6.75 आ जाएगा, 6.75 ग्राम आ गया। जीपीपी 5000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, 60% लॉस्ट इन रेस्पिरेशन, व्हाट इज एनपीपी। ठीक है, तो एनपीपी क्या होता है, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। जीपीपी पता है, रेस्पिरेटरी लॉस आपको 60% दिया गया, तो आपको पहले क्या करना है, 5000 का 60% निकाल लेना है, ये 0 यानी कितना आ गया 3000, यानी 3000 रेस्पिरेटरी लॉस हो गया। तो एनपीपी अब निकाल लो यहां से, जीपीपी आपको दिया है 5000 और आर पता चल गया 3000, यानी 2000 बच जाएगा। तो 2000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। बस यहाँ सीधा डेटा नहीं दिया गया, परसेंटेज दिया गया, उससे आप निकाल लो, और ये फॉर्मूला आपको पता ही रहता है।
स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप आपको दे रखी, log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। इफ z इज 0.3, c इज 1, a इज 100, व्हाट इज log s? तो log s चलिए निकाल के देखते हैं। log s इज इक्वल टू, आपको दे रखा है c की वैल्यू दे रखा है 1, ठीक, c की वैल्यू 1 दे रखा है, तो log 1 प्लस z की वैल्यू 0.3 दी है, log a की वैल्यू 100 दी है, log 100। हम जानते हैं कि log 1 जो होता है वो 0 होता है, प्लस 0.3 log s ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो यानी ये हो जाएगा 0.6, तो log s की वैल्यू आ जाएगी 0.6, ये हो गया आपका आंसर 0.6। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग यूरिन एक्सक्रीशन। तो यूरिन एक्सक्रीशन में करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा सबसे पहले तो कलेक्टिंग डक्ट जो है ये यूरिन को कहां पहुंचाएगी? रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरिन जाएगी यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूथ्रा के द्वारा बॉडी के बाहर जाएगी। यानी डी के बाद ई पे पहुंचे, डी के बाद सॉरी ए पे जाएंगे, डी ए के बाद सी पे जाएंगे, डी ए सी बी, और लास्ट में ई आएगा, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। इन अ गिवन डीएनए सेगमेंट, ये चारगाफुल का सवाल है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ guanine is 75 and those of thymine is 75, the total number of base pair in the segment will be। तो देखो चारगाफुल कहता है कि ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के बराबर, तो ग्वानिन 75 दिया, यानी साइटोसिन भी 75 हो जाएंगे। थाइमिन 75 दिए हैं, तो थाइमिन एडेनिन के बराबर होता है, यानी दोनों 75-75 हो जाएंगे। तो यानी डीएनए में सारे 75 हैं, यानी ये हो जाएंगे कितने? 300 हो गए। लेकिन आपसे पूछा नंबर ऑफ बेस पेयर, ये तो बेस मिल गए, बेस पेयर मतलब इसके आधे हो जाएंगे 150। तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप बेस निकाल डालेंगे 300, जबकि पूछा बेस पेयर कितने होंगे? 150 बेस पेयर होंगे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म। तो ये भी एनसीईआरटी में आपको दिया गया। कहां शुरू करते हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन से शुरू करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ग्लोबुलर के बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो। तो यानी बी ई ए डी सी पहला ऑप्शन हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर दिया है, हीमोग्लोबिन 15 ग्राम पर डेसीलीटर, डेसीलीटर मतलब ये 100 ml हो गया। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी? एनसीईआरटी में आपको हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड दिया गया, पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml को डेसीलीटर भी हम लोग कह सकते हैं। तो अगर हमें पता है कि भैया 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो 1 ml में कितना होगा? 1 ml में कितना हो जाएगा? 15/100 ग्राम। और आपसे पूछा कितना है? 5 लीटर ब्लड, 5 लीटर मतलब 5000 ml, तो 5000 ml में कितना हो जाएगा? 15/100 गुणे 5000, ये 2 जीरो यहां कैंसिल कर दो, 15×5 = 75, 750, तो 750 निकल है, ये 750 ग्राम सी हो गया। तो सारा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का ही, बस आपको डेसी लीटर को समझना, मतलब थोड़ी सी मैथमेटिक्स, थोड़ी सी जो फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं ना, वो यूज हो रही है यहाँ पर। इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन इज 800 प्लांट, हाउ मेनी आर होमोजाइगस? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का है भैया। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब हम बनाते हैं तो जरा ध्यान दो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में आप अगर देखें तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, ये 50% होमोजाइगस और 50% हेट्रोजाइगस और 50% होमोजाइगस। तो बस होमोजाइगस पूछा है, तो 800 है, 50% मतलब 400 हो जाएंगे। अब इसमें पूछा होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, तो फिर ये 1/4 हो जाते, 25%, 200 आता। होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं, तब भी 200 आता, 25%। हेट्रोजाइगस पूछता तब भी 400 आता। तो ये ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है, होमोजाइगस। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऐसा सवाल नीट में भी आया था 26 में। तो सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का आइसोलेशन के बाद सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। उसके बाद नहीं, आइसोलेशन के बाद हम लोग डीएनए के फ्रेगमेंट करते हैं आरई से, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करते हैं,
और फिर हाइब्रिडाइजेशन करते हो, लास्ट में ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। इसका मतलब ए के बाद ई आ जाएगा, ए ई सी डी बी, सेकंड ऑप्शन। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम लोग बात करें कहां शुरू करेंगे, सबसे पहले फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर नहीं, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग के बाद फॉलिकुलर फेज आएगी, फॉलिकल डेवलप होगी, फॉलिकल डेवलप होने के बाद ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोस्टॉन को सिक्रेट करेगा, सिक्रेटरी फेज आएगी। यानी बी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, बी डी ए, बी डी ए ई और लास्ट में सी आएगा। Second last question, in a population is in hardy Weinberg equilibrium for a gene with only 2 alleles. If the gene frequency of a allele capital is 0.7, the genotype frequency of homozygous is. अब देखो ध्यान से इसको, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी दे रखा नहीं, पी की वैल्यू आपको 0.7 दे रखा है, तो हमें पता चल जाएगा क्यू 0.3 होगा, क्योंकि पी प्लस क्यू की वैल्यू 1 आनी चाहिए पॉपुलेशन अगर इक्विलिब्रियम में, तो ये तो हमें पता चल गया। अब आपसे पूछा होमोजाइगस, तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब होमोजाइगस आपसे कहा है तो हेट्रोजाइगस निकाल लो, हेट्रोजाइगस 2pq होता है, 2pq मतलब 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, तो 7 21 दूनी 42, 0.42 हो जाएगा। ये तो होमोजाइगस हो गए, सॉरी हेट्रोजाइगस। अब जो बचे होमोजाइगस कितने बचे, तो इसको 1 में से अब माइनस कर लो, बाकी जो बचे हो जाएंगे हेट्रोजाइगस। यानी ये हेट्रोजाइगस को 1 में से माइनस कर लोगे तो 0.5 बैठा जाए, एक तो ये तरीका है। दूसरा होमोजाइगस में आप निकाल लो, पी स्क्वायर निकाल लो, ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएंगे तो पी स्क्वायर आ जाएगा 0.49, और क्यू स्क्वायर निकालोगे ये होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा, 0.3 का स्क्वायर करोगे 0.09, यानी 9 9 18 5 0.58, तब भी वही आएगा। तो जो तरीका आपको आसान लगे, दोनों मैंने आपको बता दी, इससे थोड़ा सा टाइम बचेगा आपके एग्जाम में। होमोजाइगस पूछा है, हेट्रोजाइगस निकाल के और 1 में से माइनस करके आप कर लो, या दोनों अलग अलग निकालो, क्योंकि होमोजाइगस दो तरीके के होते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। लास्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो अब ये जो सवाल है इसको आप सॉल्व करेंगे, और इसको सॉल्व करके इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। तो अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग एक नए टेस्ट को लेंगे AITS को, और उसके जो 26 बेहतरीन सवाल है, प्रीमियम क्वेश्चन, नीट लाइक प्रॉब्लम, NLP, उनको डिस्कस करेंगे। सीरीज अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह सीरीज आपको कैसी लग रही। अगली सीरीज के वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।